कि कह दो मुश्किलों से भी कि थोड़ा और कठिन हो जाए, कि कह दो मुश्किलों से भी कि थोड़ा और कठिन हो जाए, अरे कह दो चुनौतियों से भी कि थोड़ा और कठिन हो जाए, अरे नापना चाहते हो अगर हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां से भी कि थोड़ा और ऊपर हो जाए, कि कह दो आसमां से भी कि थोड़ा और ऊपर हो जाए। जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से यू सक्सेस पर। साथियों, आज मैं भारतीय संविधान से आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अर्थात दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति ये होते कौन है, सबके पहले तो ये देखेंगे दोस्तों। तो एक तो देखते हैं अपन दोस्तों संघ अर्थात दोस्तों देश, और एक देखते हैं दोस्तों हम राज्य अर्थात दोस्तों जो संघ अर्थात दोस्तों संघीय कार्यपालिका होती है। एक तो होती है दोस्तों राज्य कार्यपालिका, हमने देखा था दोस्तों सरकार में देखा था कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी न्यायपालिका। तो जो संघीय कार्यपालिका होती है, संघीय कार्यपालिका, जो संघीय कार्यपालिका होती है उसके हेड अर्थात दोस्तों जो प्रधान होते हैं वो होते हैं दोस्तों अपने राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, कि जो संघीय कार्यपालिका होती है, केंद्रीय कार्यपालिका ही बोल सकते हो आप, उसका जो हेड होते हैं या प्रधान जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों अपने राष्ट्रपति महोदय। तो ठीक है, तो इसको दोस्तों जो ये एक इस प्रकार से सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च पद माना जाता है। अगर भारत के प्रथम नागरिक की बात करें तो भारत के प्रथम नागरिक भी दोस्तों हमारे राष्ट्रपति महोदय को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात हो गई। और राष्ट्रपति महोदय में हमें क्या क्या याद करना है, सारा कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों क्लियर करवाऊंगा। और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है साथियों। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय के लिए हमें कौन कौन से अनुच्छेद याद करने हैं, इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का 2 वीडियो डाल रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक है। अगर वो आप देख लेते हैं तो आपको और भी बेस्ट तरीके से आपको समझ में ये टॉपिक आएगा साथियों, क्योंकि जो अनुच्छेद अपन यहाँ देखेंगे वो सारे आपको वहीं पर भी मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो अपन राष्ट्रपति अनुच्छेद, राष्ट्रपति में हमें दोस्तों कौन कौन से अनुच्छेद याद करने हैं, सबके पहले तो वो देखते हैं दोस्तों। सबके पहले तो याद करना है अपन को अनुच्छेद 52, फिर याद करना है अनुच्छेद 53, फिर याद करना है अनुच्छेद 54, फिर याद करना है अनुच्छेद 55, फिर याद करना है अनुच्छेद 56, और फिर याद करना है अनुच्छेद 57, फिर 58, अनुच्छेद 58, और एक याद 59 को छोड़ दो, एक मिनट, यहाँ पर 60, और एक याद करना है अनुच्छेद 61। ये अनुच्छेद आपको याद करने हैं दोस्तों। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 61 दोस्तों, ये आप याद कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों पूरा राष्ट्रपति आपको इस प्रकार से कंप्लीट रूप से आपको याद होगा दोस्तों। और मैं सारे अनुच्छेदों को और इसमें जितनी भी बातें समाहित है वो सारी आपको मैं यहीं पर याद करवाने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों। तो अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का दोस्तों पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में देखो आप, अनुच्छेद 53 में है दोस्तों राष्ट्रपति के कार्य, पद दे दिया गया। तो अब इसमें क्या क्या कार्य हैं इसके, और इसकी क्या क्या शक्तियां हैं दोस्तों। तो कार्य एवं शक्ति ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में बताया गया है दोस्तों इसका निर्वाचन, किस प्रकार से इसका निर्वाचन होगा दोस्तों। तो वह अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में बताया गया दोस्तों उसके निर्वाचन की नीति, निर्वाचन की दोस्तों रीति, किस रीति से इसका निर्वाचन किया जाएगा। और अनुच्छेद 56 में बताया गया है दोस्तों इसका पदावधि, कि इसकी पद की अवधि कितनी रहेगी। तो वो सारी बातें अनुच्छेद 56 में पढ़ेंगे अपन। अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में दोस्तों इसका पुनर्निर्वाचन, और इसके बाद में अनुच्छेद 58 में पढ़ेंगे अपन इसका योग्यता, कि इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 60 में देखेंगे अपन इसकी शपथ, इसकी शपथ कौन दिलाता है, किस प्रकार से। और लास्ट में देखेंगे महाभियोग,
इतने अनुच्छेद अगर आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि 52 से लेकर 61 तक, 59 छोड़ आए अपने, उसको कोई बात नहीं, 52 से लेकर 61 तक आप ये जो इतने भी अनुच्छेद है वो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो एक एक को हम क्लियर करेंगे। सबके पहले देखेंगे दोस्तों हम राष्ट्रपति के पद। अगर दोस्तों पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो सारी बातें किसके अनुच्छेद बताई गई? अनुच्छेद 52 में, ठीक है। और सारी शक्तियां उसमें किस प्रकार से, तो अनुच्छेद 53 में बताया गया दोस्तों कार्य हो शक्तियां, राष्ट्रपति में क्या क्या कार्य होंगे और किसकी क्या क्या शक्तियां होगी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 1 मिनट यहीं छोड़ दीजिए, बाकी को देख ले, इसको हम सबके लास्ट में देखेंगे साथियों। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसकी निर्वाचन प्रक्रिया, किसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो निर्वाचन की बात करें तो सबके पहले तो ये देखते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों। इसका राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का तात्पर्य ये होता है कि दोस्तों इसमें जनता होती है वो इस प्रकार से सीधी भाग नहीं लेती इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा सांसद के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं, वो जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, अर्थात उसमें जो जनता होती है वो सीधी भाग लेती है। लेकिन राष्ट्रपति के में ऐसे नहीं होता दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है साथियों। तो वो कैसे होता है और इसमें कौन कौन इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। एक तो देखी होगी आपने दोस्तों लोकसभा, एक होती है दोस्तों राज्यसभा, और एक होती है दोस्तों विधानसभा, और एक होती है दोस्तों दिल्ली पुडुचेरी, पुडुचेरी की विधानसभा। देखो आप ये जिस प्रकार से शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, किसमें एक तो लेंगे दोस्तों लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना दोस्तों, यहां पर लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित लगना जरूरी है तो साथियों यहाँ पर लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दोस्तों, और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। और एक आता है दोस्तों विधान परिषद। तो क्या सर विधान परिषद भी इसमें भाग लेती है क्या दोस्तों? विधान परिषद क्या सर इसमें विधान परिषद भी भाग लेती है? जी नहीं दोस्तों, इसमें विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? आप देखेंगे दोस्तों कि जो विधान परिषद पाई जाती है वो भारत के कुछ ही राज्यों में पाई जाती है। ऐसे में अगर विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का मौका मिल गया तो कुछ राज्यों को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और कुछ को कम साथियों। इसी के कारण सभी राज्यों को समान रखने के लिए इसमें विधान परिषद को इसमें भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता दोस्तों। तो आपको याद रखना है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और एक दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती। तो ये आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होती है। और ये सारी बातें किस में पढ़ रहे हैं अपन? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत हम ये सारी बातें को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अनुच्छेद की तरफ। अगले अनुच्छेद है दोस्तों निर्वाचन की रीति। ये क्या होता है भाई? निर्वाचन की रीति दोस्तों। तो निर्वाचन की रीति में आप देखेंगे कि इसकी एक रीति है इसकी और निर्वाचन करवाने की, वो है दोस्तों समानुपातिक की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये देखिए आप, एक तो है दोस्तों समान अनुपातिक, ये क्या होता है, और एक है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्या होता है? इन दोनों शब्दों को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर
करवाना है दोस्तों। एक तो देखा था दोस्तों हमने संघ, अतः दोस्तों देश, संघ देखा था हमने दोस्तों, और एक देखा था हमने राज्य दोस्तों। अगर संघ में देखें दोस्तों तो संघ में पाई जाती है, एक तो पाई जाती है दोस्तों लोकसभा, एक तो पाई जाती है दोस्तों लोकसभा प्लस एक होती है दोस्तों राज्यसभा। अगर दोस्तों इन दोनों की सीटों को अगर हम काउंटन करें तो दोनों की, लोकसभा की तो है दोस्तों, आप देखेंगे लोकसभा की और राज्यसभा की। अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर है 533 और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों 233। अगर दोनों को काउंट करें तो ये हो जाती है दोस्तों 766 हो जाती है। ये तो होगी अपनी लोकसभा की सीटें। उसके बाद में अगर विधानसभा की देखें, अगर विधानसभा की देखें तो इसकी है दोस्तों 4120 सीटें हैं इसकी पूरी। तो इस कारण से लोकसभा के, अतः दोस्तों संघ के जो लोकसभा है उसकी और इसकी दोस्तों विधानसभा की, इनका दोनों का दोस्तों मत मूल्य अलग अलग रखा गया है। इन दोनों का मत मूल्य ऐसा रखा जाए कि 4120 और 766 दोस्तों, इन दोनों का अगर देखें तो दोनों का समान निकलना चाहिए। जो अनुपात है वो दोस्तों समान निकलना चाहिए। इसके कारण दोनों का दोस्तों मत मूल्य अलग अलग रखा गया है। तो ये आपको मत मूल्य भी अगर आप याद करना चाहो तो मैं आपको इसका सूत्र है वो बता देता हूँ कि किस प्रकार से उस सूत्र के माध्यम से आप इस प्रकार से इसका और इसका दोनों का अलग अलग मत मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों सांसदों का मत मूल्य, और एक होता है दोस्तों विधायकों का मत मूल्य। तो देखेंगे, सबके पहले हम यहाँ से इसको मिटा देता हूँ किस प्रकार से मत मूल्य निकाला जाता है। पहले तो देखेंगे दोस्तों एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे आप? तो एक विधायक का दोस्तों उस राज्य की उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, कुल इनटू, ये देखो जिस प्रकार से एक बड़ी संख्या हो जाती है दोस्तों उस राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे कि उस राज्य की कुल जनसंख्या इतनी है दोस्तों, और उस राज्य के जो कुल निर्वाचित विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, उनकी संख्या है दोस्तों इतनी। तो इस प्रकार से इसको काटेंगे तो एक बड़ी संख्या सामने आ जाती है। इस कारण से यहाँ पर एक क्या कहा गया है कि 1/1000, ये इसका सूत्र है दोस्तों। इसके माध्यम से आप एक विधायक का मत मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर एक सांसद का मत मूल्य निकालना है आपको, एक सांसद का मत मूल्य, तो कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक सांसद का मत मूल्य, अगर एक सांसद का मत मूल्य निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? कि कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायक कुल विधायकों का मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। इस प्रकार से दोस्तों एक सांसद का मूल्य तो इस सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है, और एक विधायक का मत मूल्य है जो इस सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से ऐसा रखा गया है इसका मत मूल्य कि इसका और इसका दोस्तों, सांसद का और विधायक का दोनों का दोस्तों मत मूल्य बराबर रखा जा सके, अर्थात दोनों को बराबर रखा जा सके। उसके बाद में एक अप्रत्यक्ष रूप से इसका मत करवाया जाता है,
और एक अप्रत्यक्ष के रूप से गुप्त मतदान होता है दोस्तों, और एक इसके बाद में एक न्यूनतम कोटा अपनाया जाता है इसका, ये भी आपको याद रखना है। उसको न्यूनतम कोटा क्या होता है, यह न्यूनतम कोटा क्या होता है दोस्तों। अतः दोस्तों इसमें कुल वेद मत इसमें रखा जाता है, कुल वेद मत बटे 2 + 1। देखो आप किस प्रकार से, मान लीजिए कि जितने भी वोट आते हैं उसका जो अगर राष्ट्रपति बनता है, तो ऐसा नहीं कि जिसने जैसे मान लो जिसने 20 प्राप्त कर लिए, 30 प्राप्त कर लिए तो राष्ट्रपति बन जाएगा, वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा दोस्तों। उसका जो अगर वो राष्ट्रपति बनने के योग्य तभी माना जाएगा तब उसको कुल वेद बटा 2/1 प्लस, अतः दोस्तों 50। मान लीजिए कुल 100 है तो उसका 2 में भाग दिया तो 50 आ गया, प्लस 50 प्लस अगर वो 50 प्लस वोट प्राप्त करता है, मत प्राप्त करता है, तभी वो राष्ट्रपति पद के योग्य माने जाएगा दोस्तों। तो क्या अगर 50% मत अगर वो प्राप्त नहीं करता है तो क्या वो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है? जी नहीं दोस्तों। ऐसी स्थिति में देखते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जैसे वीवी गिरी के समय के समय द्वितीय मतदान प्रक्रिया चलाई गई थी, वो तो इस प्रकार से वो दूसरे द्वितीय मतदान प्रक्रिया में उसका निर्वाचन करवाया जाता है दोस्तों। तो वो किस प्रकार से करवाया जाता है, तो वो होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़े हैं, A, B, C और D। ये मान लीजिए 4 पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो ऐसे में मैं जो मत देने जाऊंगा, अतः दोस्तों कोई भी सांसद या विधायक मत देने जाएगा तो इस प्रकार से कि एक नंबर पे तो मेरे लिए ये राष्ट्रपति बनना चाहिए, दूसरे नंबर पे मेरे लिए ये राष्ट्रपति बनना चाहिए, और तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये मत बनना चाहिए। तो पहले तो दोस्तों पहले वाले नंबरों जो पहले वाले मत हैं उसका काउंट किया जाता है। ऐसे में अगर 50% से कम रहते हैं तो इस प्रकार से जो सबसे कम वाला है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, तथा उसके मत तोड़ दिए जाते हैं और उसको इसमें काउंट कर दिया जाता है। इस प्रकार से द्वितीय मतगणना सुना होगा ना आपने, वीवी गिरी के समय हुई थी। तो इस प्रकार से ये द्वितीय मतगणना पे तृतीय इस प्रकार से चलती रहती है, और जहाँ तक ये कि दोस्तों ये न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेते 50%, वहाँ तक ये प्रक्रिया चलती रहती है दोस्तों। इसको इसकी रीति वीर्यता क्रम में होती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों पदावधि। राष्ट्रपति के पद की अवधि दोस्तों कितनी होती है, राष्ट्रपति के पद की अवधि। तो अगर राष्ट्रपति के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के पद की जो अवधि होती है दोस्तों, वह जो राष्ट्रपति, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद में, शपथ ग्रहण करने के बाद में, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जिस दिन ये शपथ ग्रहण करता है उस दिन से लेकर 5 वर्ष की अवधि मानी जाती है राष्ट्रपति महोदय की। इस बीच में अगर ये कुछ शपथ देते हैं तो दोस्तों वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को ये अपनी शपथ देते हैं, और उपराष्ट्रपति की अगर उपराष्ट्रपति उस समय उपस्थित नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको ये शपथ ग्रहण करवाते हैं साथियों। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद में दोस्तों पुनर्निर्वाचन क्या होता है दोस्तों कि ये होता है कि एक व्यक्ति है वो क्या एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। जी ना दोस्तों, तो ये इस प्रकार से अनुच्छेद 57 के अंतर्गत रखा गया है कि भारत में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार इस प्रकार से ये सारी योग्यताएं पूरी करे, इस प्रकार से जीते, तो वो 1, 2 बार, 5 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है दोस्तों। तो ये होती है दोस्तों कि यहाँ इस प्रकार से, जैसे आप यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो ऐसा अपने भारत में नहीं है, तो अनुच्छेद 57 के तहत रखा गया है। उसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 58, इसमें है दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यताएं, कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसमें योग्यताओं की बात करें तो दोस्तों ये तो नॉर्मल होती है कि वो भारत का नागरिक हो, ये सारी बातें आपको याद है ही सही। लेकिन यहाँ पर देखें दोस्तों कि एक तो दोस्तों उसकी जो आयु है दोस्तों, वो एक तो 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष दोस्तों, कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए, भारत का नागरिक, ये सारी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में
कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो दोस्तों। अतः दोस्तों जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो जो योग्यताएं होती है वो सारी योग्यताएं इसमें होनी चाहिए। जीतने योग्य हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए दोस्तों। तो ये 2 योग्यताएं इसमें होनी चाहिए। तो क्या ये 2 और इसके बाद में कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जो मंत्री परिषद का कोई पद है तो वो लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल का कोई पद है तो वो लाभ का पद नहीं है, प्रधानमंत्री का पद कोई लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद वो माना जाता है दोस्तों तो उसके गवर्नमेंट नौकरी हो, ठीक है। तो ऐसे प्रकार से वो जो सरकारी कर्मचारी हो तो वो लाभ का पद माना जाए, तो ऐसे में वो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें होगी। तो क्या 3 बातें होने से ये तीनों योग्यताएं पूरी करता हो तो क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है? जी नहीं दोस्तों, वो राष्ट्रपति फिर भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 योग्यताएं और रखी गई है कि जब वो चुनाव लड़ने जाए तो 50 व्यक्ति तो 50 व्यक्ति तो होते हैं सही दोस्तों, लोकसभा से हो चाहे विधानसभा से हो राज्यसभा से हो, तो 50 तो नहीं तो प्रस्तावक। अच्छा 50 व्यक्ति तो ऐसे होने चाहिए, उसके प्रस्तावक होने चाहिए। तो ये कहाँ से लाएंगे? उसके बाद में 50 व्यक्ति होने चाहिए अनुमोदक। ये अगर उसके पास हैं तो ही वह राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव में भाग ले सकता है दोस्तों। यहीं से सारी सभी की अभिकांक्षा यहाँ से उसकी समाप्त हो जाती है साथियों, सारी की सारी। तो ये चीज़ दोस्तों इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट है एक अपना शपथ। शपथ किसको देते हैं दोस्तों? तो अपने पहले भी बात कर चुके हैं अनुच्छेद 60 के तहत कि जो शपथ देते हैं वो दोस्तों उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपते हैं दोस्तों? अगर राष्ट्रपति को देने हो तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति को शपथ देते हैं वो देते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति वहाँ पर नहीं रहते हैं किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए नहीं है या इस प्रकार से कुछ भी समझ ये हो जाती है, तो उस क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ ग्रहण करवाते हैं दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों लास्ट महाभियोग, कि मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति महोदय किसी भी कंडीशन में अगर संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, वैसे तो आज तक एक भी कंडीशन ऐसी नहीं की कि किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया गया हो साथियों। लेकिन मान लीजिए किसी कंडीशन में अगर वो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको किस प्रकार से हटाया जाए, तो वो सारी प्रक्रिया जो कहा जाता है उसको कहा जाता है दोस्तों महाभियोग के कहा जाता है। तो ये किस प्रकार से हटाया जाता है? अतः दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति के महाभियोग लाने की प्रक्रिया लोकसभा में लाई जाती है, अगर लोकसभा में लाई जाती है तो लोकसभा के अगर उस पर महाभियोग पर 2/3 सदस्य इस पर अगर हस्ताक्षर करके और इसको राज्यसभा में भेजेंगे, पहले तो राज्यसभा में भेजेंगे, और राज्यसभा के भी दोस्तों 2/3 सदस्य इसको पारित कर देते हैं। 2/3 सदस्यों के मत से अगर ये पारित हो जाती है तो इस प्रकार से उस महाभियोग को पहले राष्ट्रपति पे पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के इस पे अंतिम हस्ताक्षर इसको करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि इसके पहले राष्ट्रपति को दोस्तों 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। अगर ऐसे में राष्ट्रपति स्वयं ही उसको ग्रहण कर लेते हैं, अनुमति दे देते हैं, तो खुद ही पद से हट जाएंगे, या फिर नहीं हटते हैं, तो इस प्रकार से यह लाया जाता है दोस्तों। अगर वो यहाँ पर 1/3 सदस्य हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो इस प्रकार से पारित नहीं होता दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर अंतिम रूप से राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा, लेकिन इसकी 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो। कैसा समझ में आया आपको सारी चीज़ें? अगर पहले हमने देखो तो सबके पहले हमने 3 अनुच्छेद याद किए, फिर उसके बाद में 3 फील याद करे, और 3 में लास्ट में याद किए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में दोस्तों मैं प्रधानमंत्री का लाऊंगा, और प्रधानमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री, इस प्रकार से फिर राज्यसभा की ओर बढ़ेंगे अपन। राज्यसभा में वही राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सारी मंत्रिपरिषद को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए साथियों।